बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो दोस्तों जरा सोचो कि आपको एक ऐसी टैबलेट खिला दी जाए जिसके बाद तो आप बेहिसाब ताकत के मालिक बन जाओ और जो करना चाहो वो सब कर सकते हो। ये कितना इंटरेस्टिंग होगा नहीं? सो हे देयर, आई एम शिवाय एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ मूवी कॉल्ड प्रोजेक्ट पावर। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम कुछ ड्रग डीलर्स को देख पाते हैं जो छोटे छोटे ड्रग डीलर्स को अपने पास बुलाकर उन्हें एक स्पेसिफिक तरह की ड्रग की टैबलेट फ्री में दे रहे थे। वो उनसे कहते हैं कि वो जिस प्राइस में चाहे इसे उस प्राइस में बेच सकते हैं क्योंकि ये आने वाले ड्रग्स का फ्यूचर है। उनमें से एक बंदा जब इन ड्रग्स के बारे में पूछता है तो उसने बताया कि इस ड्रग को खाने से बेहिसाब ताकत मिलेगी और अगर एक बार किसी कस्टमर ने ये ले लिया तो वो कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। तुम जितने भी पैसे बोलोगे वो तुम्हें उतने पैसे देने को तैयार रहेगा। खैर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और स्विच होता है कुछ समय के बाद। हम देख पाते हैं रॉबिन नाम की एक लड़की को जो कि यही ड्रग बेचने का काम करती थी। फिलहाल कुछ कस्टमर्स उसके पास ड्रग लेने के लिए आए थे पर वो जब देखते हैं कि रॉबिन तो एक छोटी सी बच्ची है तो वो उससे ही मारकर उस ड्रग को छीनना चाहते थे। पर इतने में ही फैंक नाम का एक पुलिस ऑफिसर आ गया जो उन लोगों को डरा करके वहां से भगा देता है। पर बाद में हमें पता चला कि फैंक तो खुद यहाँ पर ड्रग लेने के लिए आया था। एक्चुअल में वो इस ड्रग को खा करके जब बेहिसाब ताकत को हासिल कर लेता है तो वो शहर में क्राइम को रोकने के लिए जाता है। मतलब एक तरह से वो इस ड्रग का पॉजिटिव यूज कर रहा था। दूसरी तरफ हम एक और ऑफिसर आर्ट को देख पाते हैं जो कि बिगी नाम के एक ड्रग डीलर को ढूंढ रहा था और इसको ढूंढने के लिए वो उसके ही खास आदमी न्यूट के घर आया हुआ है। पर न्यूट जब उससे देख लेता है तो वो तुरंत ही उनमें से एक कैप्सूल को खा लेता है जिसके बाद इनके बीच बहुत ब्रूटल फाइट होती है। और इस बीच जब आर्ट उस पर भारी पड़ रहा था तो वो बहुत सारी टैबलेट्स को एक साथ खा लेता है जिससे उसे और भी ज्यादा बेहिसाब ताकत तो मिलती है पर आर्ट उसे पानी में डुबा देता है और ड्रग के ओवरडोज की वजह से वो फट गया जिस वजह से उसकी मौत हो गई। उसके मरने के बाद आर्ट उसके फोन को रख लेता है और फोन को चेक करने पर पता चला कि रॉबिन उसकी बहन है। मतलब ये दोनों भाई मिलकर के पूरे शहर में ड्रग सप्लाई किया करते हैं। अगले सीन में फैंक एक बैंक में आया हुआ है क्योंकि यहाँ पर उससे पता चला है एक चोर ने टैबलेट खा ली है और वो बैंक को लूट रहा है। फैंक भी एक टैबलेट खाकर बैंक के अंदर घुस जाता है। यहाँ पर उससे पूरे बैंक में कोई भी नजर नहीं आ रहा था और तब जाकर हमें पता चलता है कि उस गोली को खाने के बाद उस चोर के अंदर इनविजिबल होने की ताकत आ गई है। मतलब वो जिस भी चीज के आगे खड़ा होता है वो उसका कलर अडॉप्ट कर लेता है। पर वो ज्यादा देर तक फैंक से छुप नहीं पाता और उससे भागना पड़ा। फैंक भी उसका पीछा करता है और ऑलमोस्ट उसे पकड़ने ही वाला था पर वो चोर उसके हाथों से बचकर भाग गया। पर जैसे ही उसने उस बैग को खोला उसके अंदर से गुलाल जैसा कुछ निकला जिसने उसके पूरे फेस को विजिबल कर दिया था। अब वो चोर चाह करके भी नहीं भाग सकता था। फैंक एक बार फिर से उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है लेकिन इतने में ही चोर ने उसे शूट कर दिया पर वो गोली फैंक को लगती ही नहीं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस टैबलेट को खाने की वजह से फैंक की बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड हो गई है। खैर इससे वो चोर को पकड़ जरूर लेता है पर उसके सीनियर को पता चल गया था कि फैंक उन टैबलेट्स का यूज करता है तो इसलिए वो उसे नौकरी से निकाल देता है। अपनी गन और बैज टेबल पर रख दो। फैंक ने उसे समझाते हुए कहा कि ये सब कुछ वो चोरों को पकड़ने के लिए कर रहा है। इसके लिए तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है ताकि कोई भी चोर ना निकल पाए। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर फिर भी उसे फायर कर देता है ये बोल करके कि ये इलीगल है और इलीगल काम चाहे कोई पुलिस वाला ही क्यों ना कर रहा हो ये फिर भी इलीगल ही रहेगा। फैंक उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज वो उन्हें कम से कम तब तक तो नौकरी से ना निकाले जब तक ये ओवरऑल ड्रग वाले चल रहे माफिया को नहीं ढूंढ निकालता। वो पुलिस ऑफिसर काफी ऑनेस्ट था तो वो इस बात के लिए उसे अलाउ कर देता है पर वो ये भी कहता है कि कोई भी फोर्स तुम्हारा साथ नहीं देगी, तुम्हें अकेले ही ये सब करना होगा। जिसके लिए वो उसे एक फोटो देता है जो कि आर्ट की थी और कहता है कि इन सब चीजों का मास्टरमाइंड यही है। दूसरी तरफ हम आर्ट को देख पाते हैं जो नोट के फोन से रॉबिन को मिलने के लिए बुलाता है लेकिन वो बताई हुई जगह पर नहीं पहुंचता और उसका पीछा करने लगता है। जैसे ही उसे एक सूटेबल जगह मिल जाती है वो रॉबिन को किडनैप कर लेता है। इसके बाद उसने बिगी का एड्रेस पूछा पर रॉबिन उससे बताती है कि उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता है। वो तो बस अपने भाई के लिए ये सब काम करती है क्योंकि हम पैसे कलेक्ट कर रहे हैं मेरी बीमार माँ को ठीक करने के लिए। बहुत ज्यादा फोर्स करने पर रॉबिन बस इतना ही बताती है कि उसके भाई ने उसे एक नंबर दिया था और कहा था कि अगर कभी मुसीबत में फंसना तो इस नंबर पे कॉल कर देना। तो आर्ट उससे उस नंबर पर कॉल करवाता है और उसे बिल्कुल बलि के बकरी की तरह यूज करता है। जिसके बाद उसे एक एड्रेस पर बुलाया गया और रॉबिन जब अकेली होती है तो वो उस ऑफिसर को बता देती है कि यहाँ पर उसे एक बंदा पकड़ कर लाया है जो कि बाहर ही खड़ा हुआ है। तो वो सब
वो अभी बाहर ही खड़ा है। भी लोग उस पावर वाली टैबलेट को खा करके उसे मारने के लिए जाते हैं। उनके बीच काफी ब्रूटल फाइट होती है और रॉबिन उन पर भारी भी पड़ रहा था, पर इस बीच एक गोली उसे आकर लग गई जिस वजह से वो घायल हो जाता है। हालांकि उसने सभी लोगों को मार जरूर दिया था, पर अब उसे हेल्प की जरूरत थी, जिसके लिए वो रॉबिन को बुलाता है। पर रॉबिन काफी डर रही थी। आर्ट उससे बताता है कि वो इस सब कुछ सिर्फ अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कर रहा है, इसलिए रॉबिन को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो उसके पास सेफ है। ये सुनकर रॉबिन भी उसकी हेल्प करती है। आर्ट को जब होश आया तो वो बताता है कि वो पहले आर्मी में हुआ करता था, पर इस ड्रग का जो माफिया है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने गवर्नमेंट पर भी अपना कंट्रोल पा रखा है। और इस ड्रग को टेस्ट करने के लिए उसने आर्मी के सोल्जर्स का यूज किया था, जिसमें से एक मैं भी था। मुझे इस ड्रग की इतनी ज्यादा ओवरडोज दे दी गई थी कि मैं तो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, लेकिन किसी तरह से मेरी जान बच गई। पर जब मेरी बेटी हुई तो वो लोग मेरी बेटी को उठा ले गए। मुझे पता चला कि उस ड्रग को लेने की वजह से जब मेरे डीएनए में चेंजेस हुए तो मेरी बेटी के अंदर सुपर पावर्स आ गई थी। इसी वजह से वो मेरी बेटी को ले गए हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। दूसरी तरफ फ्रैंक रॉबिन के घर पहुंचता है क्योंकि उसे थोड़ी सी ड्रग लेनी थी, लेकिन वो नोटिस करता है कि फ्रैंक के घर पर उसकी ही गैंग के कुछ लोग आए हुए हैं। तो वो बहुत ही चालाकी से बाथरूम में पहुंचा और अपने बालों को गीला करके ऐसे बाहर निकलता है जैसे मानो वो इसी घर में रहता हो, जिसके बाद बहुत ही चालाकी से वो उन्हें घर के बाहर कर देता है। और फिर वो उनकी कार में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाकर उनका पीछा करने लगा, जहां पर रॉबिन और आर्ट ऑलरेडी मौजूद थे, क्योंकि यहाँ पर एक ड्रग की बहुत बड़ी डील होने वाली है। पहली बार आर्ट अपने सामने बिगी को देखता है, जो कि ड्रग की एक बहुत बड़ी डील करने के लिए आया था। और इस ड्रग का सैंपल देने के लिए वो एक लड़की को बुलाता है, जिसके बाद उसे ड्रग खिलाकर एक बड़े से कंटेनर में बंद कर देता है। हम देख पाते हैं कि उस टैबलेट को खाने की वजह से उसकी बॉडी में आइस की पावर्स आ गई थी, मतलब वो इतनी ठंडी हो गई थी कि उसे 500 डिग्री सेल्सियस में रखने के बावजूद भी उसे नॉर्मल सा लग रहा था। बिगी उन्हें क्लियर करता है कि ये जो टैबलेट्स हैं, इनके अंदर जो ड्रग डाली गई है उसमें अलग अलग जानवरों की जो पावर्स होती है उनका एक्सट्रैक्ट डाला गया है, जिस वजह से उन्हें अलग अलग जानवरों की सुपर पावर्स मिल जाती हैं। खैर ये सब कुछ वो एक्सप्लेन कर ही रहा था कि इतने में ही आर्ट से गन पॉइंट कर लेता है, जिस वजह से वहां पर चारों तरफ फाइट होने लगी। वो अपनी फाइट में ऐसे लग जाते हैं कि कोई भी उस लड़की पर ध्यान ही नहीं देता। इस वजह से उसका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पाता और वो इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती है कि बर्फ का पुतला बन जाती है। फाइट के बीच में ही बिगी एक टैबलेट खा लेता है तो वो भी एक मॉन्स्टर जैसा बनने लगा, पर आर्ट किसी तरह से बिल्डिंग में ही ब्लास्ट कर देता है। इस वजह से बिगी के चिथड़े उड़ गए, पर फैंक उसे पकड़ लेता है, क्योंकि फैंक को तो उस फोटो के थ्रू यही बताया गया था कि आर्ट इस पूरे ड्रग डीलिंग का मास्टरमाइंड है। रास्ते में आर्ट उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो गलत कर रहा है और जो उसका सीनियर है वो खुद इन सब चीजों में मिला हुआ है, तभी उसने उसे गलत गाइड किया है। पर फैंक तो उसकी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। लेकिन कुछ दूर जाते ही बहुत सारे लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर जब कार का दरवाजा खुला तो हम देखते हैं कि फैंक तो अंदर है ही नहीं, मतलब वो आर्ट की बात समझ गया था और वो रास्ते में ही कहीं गायब हो गया। पर वो लोग आर्ट को पकड़ लेते हैं और फिर उसे अपने साथ ले गए। कुछ देर के बाद फैंक भी रॉबिन को लेकर वहां पर आ गया और वो उनके सिक्योरिटी सिस्टम में चला जाता है, जहां पर उन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा था। पर इतने में ही उन लोगों को भी खबर मिल जाती है कि कोई उनके सिक्योरिटी सिस्टम में घुस करके खिलवाड़ कर रहा है। फैंक का सामना होता है एक ऐसे बंदे से जिसकी बॉडी बहुत लचीली थी और वो किसी भी डायमेंशन में अपनी बॉडी को मोड़ सकता था। तो फैंक उसे कितना भी पीटे उसे तो असर ही नहीं हो रहा था, पर फैंक किसी तरह से उसे लॉक कर देता है और फिर वहां से निकल गया। बिगड़ते हुए सिचुएशन को देख करके उनकी ही एक लीडर आर्ट को मारने के लिए कहती है, तुम मेजर के पास जाओ, चलो इसे खत्म करते हैं। लेकिन सही समय पर फैंक वहां पर पहुंच गया और वो आर्ट की जान बचा लेता है। दूसरी तरफ रॉबिन भी आर्ट की बेटी को ढूंढ निकालती है और वो उसे अपने साथ जाने के लिए कहती है। आखिरकार सभी एक दूसरे से मिल गए और आर्ट जब इतने समय के बाद अपनी बेटी को देखता है तो बहुत खुश होता है। उनकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए एक और म्यूटेंट वहां पर आ गया, जिसके अंदर ये पावर थी कि वो अपनी बॉडी से नुकीली हड्डियों को बाहर निकाल सकता था। वो उन सभी पर बहुत भारी पड़ने वाला था, इसलिए आर्ट सभी लोगों को रेस्क्यू शिप में जाने के लिए बोलता है और खुद अकेले उससे फाइट करने लगा। बहुत ही ज्यादा बहादुरी से वो उसे भी मार देता है। पर जब सभी लोग शिप में आए तो वो नोटिस करते हैं कि रॉबिन तो उनके साथ है ही नहीं। पता चला कि रॉबिन को उन लोगों ने किडनैप कर लिया है, इसलिए आर्ट अकेला रॉबिन को बचाने के लिए जाता है, क्योंकि वो रॉबिन को भी अब अपनी बच्ची जैसा मानने लगा था। यहाँ पहुंचकर वो उनसे रॉबिन को छोड़ने के लिए कहता है, जिसके बदले वो खुद सरेंडर करने को तैयार था। लेकिन हम देख पाते हैं कि एक्चुअल में बिगी इस गैंग का लीडर नहीं, बल्कि जो सामने लड़की खड़ी है गार्डनर, ये है इस गैंग की लीडर।
जिसका ख्याल तो कुछ और ही करने का था। ये चीज आर्ट को समझ में आ गई तो वो अपने पास पड़ी हुई एक टैबलेट को निगल जाता है, जिससे उसे बेहिसाब साउंड जनरेट करने की पावर मिली और वो उसकी हेल्प से इतना जोर से साउंड निकालता है कि आसपास के सभी लोग फट जाते हैं सिवाय रॉबिन को छोड़कर। इतना ज्यादा असर था कि खुद आर्ट भी नहीं बच पाता। उसकी बेटी जब अपने डैड को ऐसा देखती है तो वो बेचारी बहुत जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते वो उनकी बॉडी पर हाथ रख देती है। हम देख पाते हैं उसकी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक चीजों को जिंदा करने की पावर थी, और हमारी बॉडी भी तो ऑर्गेनिक ही है ना, इस वजह से आर्ट भी जिंदा हो जाता है। मूवी के एंडिंग में हम देख पाते हैं कि आर्ट अपनी बेटी को लेकर इस शहर से बहुत दूर चला गया है। दूसरी तरफ फैंग भी इस पूरे ड्रग डीलिंग के धंधे को एक्सपोज कर देता है। जाने से पहले आर्ट ने रॉबिन को एक पैसों से भरा हुआ बैग दिया था ताकि वो अपनी मॉम का इलाज करा सके, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी किसी टैबलेट को खाने से आपको पावर मिले तो आप कौन सी पावर लेना चाहोगे और क्यों, वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि ठंडियां कितनी पीक पर पहुंच गई है। तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं या मैं आपको मिल जाऊंगा मेरे ब्लॉग वाले चैनल पर। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।